नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर जाएंगे जो कि संवेदन और संवेदन के प्रकार जो हम पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है, फिर से आपकी जानकारी के लिए याद दिला तो हम पढ़ रहे साइकोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, मनोविज्ञान विषय के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और मनोविज्ञान में जो है हमने सबसे पहला लेसन जो है वो संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण, इस लेसन की शुरुआत की है। बराबर, अभी हमने अभी तक जो है जितना भी सारा टॉपिक देखा है उसमें से यहाँ पर मैंने फिर से एक बार लिख दिया है। संवेदन के प्रकार जो है हमने देखे थे, जिसमें दृष्टि संवेदन अपना हो चुका है, श्राव्य संवेदन अपना हो चुका है। अभी आगे जो है गंध संवेदन, स्वाद संवेदन एवं स्पर्श संवेदन, ये 3 संवेदन के प्रकार जो है अपने बाकी है। तो आज हम जो है उसमें से 2 संवेदन के प्रकार लेने वाले हैं, जिसमें से गंध संवेदन क्या है वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो गंध संवेदन जो तीसरा प्रकार है हमारा, गंध संवेदन, जिसको हम विस्तार से समझेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों, गंध संवेदन क्या होता है इसके बारे में आपको पूर्व कल्पना तो होगी। गंध संवेदन यानी कि सूंघना, नाक से जो हमारे घ्राण इंद्रिय होता है, घ्राण इंद्रिय से जो हमारे अंदर घ्राण तंतु होते हैं, उन घ्राण तंतुओं की उत्तेजना से जो आने वाला जो उद्दीपकों का अनुभव है, उस अनुभव को घ्राण संवेदन या फिर गंध संवेदन जो है वो कहा जाएगा। घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक, याद रखना, घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक होता है। तो घ्राणेंद्रिय से जो आने वाला जो अनुभव है उद्दीपक का, वो संवेदन अर्थात जो है वो गंध संवेदन कहा जाता है। तो यहाँ पर गंध संवेदन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखी हुई है, जो आप यहाँ देख सकते हो। बाह्य पर्यावरण में रहे हुए विविध रासायनिक उद्दीपकों में से उत्पन्न होने वाली गंध या सुगंध का संवेदन घ्राणेंद्रिय से होता है। अब घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक से होता है, मतलब जो बाह्य पर्यावरण में रही हुई जो भी सारी चीज वस्तुएं रहती हैं, उन सभी चीज वस्तुओं का जो हमें अनुभव होता है वो हमारे नाक से, जिसको हम घ्राणेंद्रिय कहते हैं, उससे उसका अनुभव जो है वो होता है। अब ये कैसे होता है, तो इसको अगर जानना है तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में भी लिख के रखा है। जैसे कि गंध संवेदन का अर्थ जो है आप इसमें देख सकते हो, नाक के अंदर आई हुई 2 संकरी नलियों। अब 2 संकरी नलियों यानी कि जो नाक के अंदर 2 संकरी नलियां रहती हैं, उन नलियों में रहे हुए घ्राण तंतुओं, यानी कि जो हमारे नाक की जो 2 नलियां रहती हैं उसमें जो है घ्राण तंतु जो है रहते हैं, उनके उत्तेजना से उत्पन्न चेता प्रवाह बड़े मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का जो बड़ा मस्तिष्क है, उस बड़े मस्तिष्क के छाल की जड़ों तक पहुंचते ही, छाल की जड़ों तक पहुंचते ही व्यक्ति को गंध संवेदन का अनुभव होता है। यानी कि किस तरह से होता है ये जो गंध संवेदन है, वो कैसे होता है? जो हमारे 2 संकरी नलियां हैं नाक की, घ्राणेंद्रिय की जो संकरी नलियां है, उन 2 नलियों में से जो हमारे घ्राण तंतु होते हैं उनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उसी उत्तेजना के आधार पर जो हमारे बड़े मस्तिष्क है, बड़े मस्तिष्क के छाल के जड़ों तक पहुंचते ही व्यक्ति को गंध संवेदन का अनुभव जो है वो होता है। अब दोस्तों याद रखना, गंध संवेदन जो है वो सभी को एक तरह से एक जैसा नहीं होता है। याद रखना, सभी को गंध संवेदन एक जैसा नहीं होता है। आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रासायनिक कुछ पदार्थों के गंध जो है वो अच्छी लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रासायनिक पदार्थों की गंध जो है वो अच्छी नहीं लगती है। रासायनिक पदार्थों में से जो उत्पन्न होने वाली गंध या सुगंध रहती है ना, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। जैसे कि पेट्रोल की गंध बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की उसी गंध को तिरस्कार होता है, यानी कि वो खराब लगती है, गंदी लगती है। तो इस तरह से जो है गंध, सभी की संवेदना गंध के प्रति एक जैसी नहीं होती है। किसी को जो है सेंट जो है, जैसे नॉर्मल इत्र की बात करें तो सेंट जो है किसी को अच्छा लगता है, तो किसी को सेंट से सिर दर्द होता है। तो यानी कि जिस रासायनिक पदार्थों की जो भी उत्तेजना होती है उसमें से उत्पन्न होने वाली वो सारी अनुभव जो है वो सभी की संवेदनशीलता उसके बारे में अलग अलग रहती है। और दूसरी बात, आपको जब कभी गंध संवेदन होता है तो गंध संवेदन जहाँ कहीं हो रहा, तो उस गंध संवेदन का ऐसा भी होता है कि
अगर एक बार अगर आपको बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, आप कहीं पर अलग अनजान स्थल पर गए हो और वहाँ पर अचानक से बहुत अच्छी सी खुशबू आपको आ रही है, सुगंध आ रही है, और वो सुगंध में आप थोड़ी देर तक हो, तो लंबे समय तक उसमें आप समय बिताने के बाद उसकी जो गंध की जो संवेदनशीलता होती है, वो संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यानी कि आप कहीं पर अच्छे स्तर पर हो तो अच्छी भी सुगंध हो सकती है, गंध या सुगंध या दोनों चीज़ें जो हो रहती हैं, तो दोनों चीज़ों का अनुभव जो है, उसकी संवेदनशीलता जो है वो लंबे समय तक नहीं रहती है, बल्कि उसमें हमें रहने की आदत पड़ जाती है, और जिसके कारण वो गंध हमें एक आदत सी पाड़ देती है, फिर उसका अनुभव हमें बार बार नहीं होता है। तो यही है कि गंध संवेदन जो है वो कैसे होता है, या फिर उसकी संवेदनशीलता कैसी होती है, या फिर उसके प्रकार कौन से होते हैं। तो हेनिंग के द्वारा कुछ गंध के प्रकार बताए गए हैं। हेनिंग जिनके द्वारा गंध के प्रकार बताए गए हैं, जो कि 5 है। एक पहला जो है वो जलती हुई वस्तु के बारे में, जलती हुई वस्तु की गंध। तो जलती हुई वस्तु की गंध जो है वो कैसी होती है, आपको पता है कि आपके पास पड़ोस में अगर कोई भी चीज अगर जल रही हो तो आपको तुरंत पता चलता है। यानी कि हमें तुरंत इसलिए पता चलता है क्योंकि उसकी जो बू है, जो गंध है, वो बहुत ही अलग तरीके से होती है और एक पहचान होती है उसकी। तो वो जलती हुई वस्तु की गंध जो है वो हम तुरंत ही पहचान लेते हैं। कहीं पर भी अगर कुछ जलता हुआ ऐसा अनुभव हो रहा तो हमें तुरंत ही दिशा के साथ पता चल जाता है। ओके। और दूसरा जो प्रकार है सड़ी हुई वस्तु की गंध। अगर कहीं पर कोई सड़ी हुई वस्तु हमारे आजू बाजू में है कि पड़ोस में हमारे कुछ भी सड़ी हुई वस्तु है, तो तुरंत ही हमारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होता है, क्योंकि उसका अनुभव जो है वो हमें होता है। तो ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा है इत्र की गंध। हमारे साथ में या फिर हमारे बाजू बाजू में कहीं पर अगर कोई इत्र लगाकर खड़ा है, सेंट मारकर अगर खड़ा है, या फिर जाता है कैसे गुजर के, तो उसकी भी जो गंध है वो हमें तुरंत अनुभव में आती है। तो ये तीसरा है इत्र की गंध या फिर मसालों की गंध। अब मसालों की गंध तो आपको पता है कि अगर किसी के घर में कुछ अगर नया बन रहा, कुछ अगर मसालेदार कोई वस्तु बन रही, तो हमारा ध्यान तुरंत आता है और हम तुरंत से बोल देते हैं कि भाई यहाँ कुछ तो है, गलत है या अच्छा है ना। तो इस तरह से मसाले की गंध जो है उसका भी भाग बताया है। या फिर लार की गंध, 5वां, लार की गंध एवं सुगंध। लार की गंध एवं सुगंध जो कि छोटे बच्चों में अनुभव में आती है ना। तो इस तरह से हेनिंग ने 5 प्रकार बताया, सड़ी हुई वस्तु की, जलती हुई वस्तु, इत्र की, मसालों की और लार की गंध की। तो इस तरह से 5 प्रकार जो है वो हेनिंग ने बताया है, जो कि गंध कैसे होता है। तो दोस्तों गंध को समझना है तो बहुत ही सरल है। इसमें जो घ्राण तंतु होते हैं, घ्राण तंतु की उत्तेजना के वजह से ही हमें अलग अलग प्रकार के गंध का अनुभव होता है। और वो जो घ्राण तंतु है वो हमारे नाक की जो 2 संकरी नलियां होती हैं, उन नलियों में ही होते हैं घ्राण तंतु, और उनकी उत्तेजना के वजह से ही जो हमारे मस्तिष्क, बड़े मस्तिष्क के मस्तिष्क साल की जड़ों तक वो जानकारी चेता प्रवाह द्वारा पहुंचती है, और तब जाके हमें घ्राण गंध संवेदन का अनुभव होता है, गंध संवेदन होता है। तो ये है हमारा गंध संवेदन। इसके बाद हम अगले संवेदन के ऊपर जाते हैं, जो है स्वाद संवेदन। स्वाद संवेदन दोस्तों आपको याद होगा, इसके बारे में नहीं भी बताऊं तो भी आप समझ करो जो कैसे होता है। स्वाद संवेदन का केंद्र जो है वो हमारी जीभ होती है। ये सभी को पता है, हमारी जीभ होती है और जीभ के द्वारा स्वाद होता है, स्वाद का अनुभव होता है। लेकिन याद रखना, जीभ का कार्य सिर्फ खाना और स्वाद देना ही नहीं है। जीभ से बहुत अच्छी भाषा शैली भी बोली जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में भी आया जाता है, बहुत सारे विचारों को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो जीभ जो है बहुत ही महत्व की मानी जाती है। लेकिन जीभ से स्वाद संवेदन का भी अनुभव होता है। तो वो कैसे होता है उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो स्वाद संवेदन के बारे में मैंने कुछ समझाया है। जैसे बाह्य पर्यावरण में रहे हुए विविध रासायनिक उद्दीपकों में से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के स्वाद का संवेदन जीभ के द्वारा होता है। ये तो सिंपल सी बात है कि बाह्य पर्यावरण में रहे हुए जो अलग अलग पदार्थ है और उन पदार्थों में से उत्पन्न होने वाली जो भी सारी अनुभव है, वो सारे अनुभव, स्वाद संवेदन के अनुभव वो जीभ के द्वारा ही होते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन वो स्वाद संवेदन कैसे होता है, कौन सी बातों पर आधारित होता है, वो यहाँ पर समझाया हुआ आप देख सकते हो।
केवल स्नायुओं की बनी हुई एवं जबड़े के किनारे के साथ जुड़ी हुई जीभ की दरदरी सपाटी पर आए हुए छोटे छोटे दानों जैसे उपसे हुए कण जो स्वाद का अनुभव कराते हैं। यानी कि जीभ के ऊपर कुछ स्वाद के कण रहते हैं। ओके, कुछ स्वाद कण रहते हैं जो स्वाद कण जो जीभ के दरदरी वाले भाग पर, जो हमारे जीभ के दरदरी वाले भाग पर कुछ दानेदार दाने जैसे ऐसे उपसे हुए कण रहते हैं, जिन कणों के ऊपर उत्तेजना की वजह से हमें जो स्वाद का अनुभव जो है वो होता है। जीभ के सपाटी पर आए हुए जो छोटे छोटे दाने जैसे उपसे हुए कण रहते हैं जो स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो स्वाद का अनुभव कैसे होता है वो हमने देख लिया। अभी आगे जो है किस तरह से होता है, उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से किस तरह से होती है, तो यहाँ पर आप उसके बाद जान सकते हो। अब इन जो कण होते हैं, जो स्वाद कण होते हैं, इन कणों को स्वाद कण, रस कण, इन कणों को जो कण आते हैं ना, जिन कणों की वजह से हमें अनुभव होता है स्वाद का, उन कणों को स्वाद कण और रस कण के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। किस नाम से? स्वाद कण और रस कण, इनके नाम से उन कणों को पहचाना जाता है जो कि हमारे जीभ के ऊपर, जीभ की सपाटी के ऊपर आए हुए रहते हैं। तो ये कणों की वजह से हमें स्वाद का अनुभव होता है और इनको स्वाद कण और रस कण के नाम से जाना जाता है। फिर इनके नीचे स्वाद संग्राहक आए हुए हैं। स्वाद संग्राहक आए हैं, जो स्वाद कण और रस कण है उनके नीचे स्वाद संग्राहक आए हैं। उनमें से उत्पन्न होने वाला चेता प्रवाह, जो स्वाद कण है उनके नीचे स्वाद संग्राहक आया हुआ है और उसमें उत्पन्न होने वाला चेता प्रवाह मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क से होकर निम्न मस्तिष्क छाल तक जाते हैं और चेता प्रवाह मध्य मस्तिष्क खांचे के पीछे स्वाद संवेदन क्षेत्र तक पहुंचते ही स्वाद संवेदन का अनुभव होता है। यानी कि जितनी भी सारी अलग अलग क्रियाओं का अनुभव जो होता है, अलग अलग वस्तुओं का अनुभव होता है, जो भी अलग अलग प्रकार के संवेदनों का अनुभव होता है, उसका मेन केंद्र कौन सा होता है? ब्रेन। तो ब्रेन के कौन से भाग में, मस्तिष्क के कौन से भाग में एक्चुअली स्वाद संवेदन का अनुभव होता है? तो वो है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क से होकर निम्न मस्तिष्क छाल तक जाते हैं और चेता प्रवाह मध्यस्थ खांचे के पीछे स्वाद संवेदन क्षेत्र तक पहुंचते ही स्वाद संवेदन का अनुभव होता है। मतलब जो अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क है, इन दोनों के पीछे यानी कि जो मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के जो पीछे चेता प्रवाह से होते हुए मस्तिष्क खांचे तक वो जानकारी एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचती है और तब जाकर हमें स्वाद संवेदन का अनुभव होता है। तो इस तरह से मस्तिष्क के जो अलग अलग भाग हैं उसमें चेता प्रवाह से होती हुई जानकारी पहुंचती है और तब जाके स्वाद संवेदन का अनुभव होता है। अब ये सारा अनुभव कैसे होता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी आगे जो है जीभ पे हमने एक तो बात जानी है कि जीभ से स्वाद संवेदन तो होता है, लेकिन एक प्रकार का स्वाद संवेदन नहीं होता है। स्वाद संवेदन में बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलती है, खट्टा, मीठा, कड़वा, खारा, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वाद के प्रकार भाग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेंटर होता है ना जीभ का ये जो सेंटर होता है, अब ये सेंटर को स्वाद केंद्र के नाम से जाना जाता है। स्वाद केंद्र, यानी कि सभी स्वादों का अनुभव यहाँ पर से स्टार्ट होता है। अब कड़वा स्वाद जो है वो कहाँ होता है? कड़वा स्वाद, तो कड़वा स्वाद जो है वो स्वाद केंद्र के आगे वाले भाग में कड़वा स्वाद, यानी कि जीभ के हमारे यहाँ से पीछे के साइड में जहाँ स्वाद केंद्र होता है वहां पर कड़वा स्वाद होता है। देखो दोस्तों, ये सब लिखने के बाद मतलब स्वाद संवेदन होता कैसे है, उसकी मस्तिष्क तक की प्रक्रिया पूरी कैसे होती है, ये सब लिखने के बाद आपको एग्जाम में स्वाद संवेदन के प्रकारों को समझाना है कि खारा स्वाद कैसे होता है, मीठा स्वाद कैसे होता है, स्वाद केंद्र कहाँ होता है, इसको विस्तार से समझाए। तो आकृति अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई
आकृति अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई तो आप पूरा पैराग्राफ जो है नीचे इसके बना सकते हो। अब वो कैसे बनाना है, खाली इन सभी बातों को याद रख लेना है, पूरा पैराग्राफ आपका बन जाएगा। जैसे स्वाद केंद्र लिखना है सीधा, स्वाद केंद्र जो है वो कहाँ पर आता है, जीभ के ऊपर के साइड में, मध्य में, सेंटर में स्वाद केंद्र आया हुआ है और स्वाद केंद्र के नीचे कड़वा स्वाद का अनुभव होता है दोस्तों यहाँ पे। फिर कड़वा स्वाद जहाँ होता है उसके ठीक आगे के साइड में खट्टा स्वाद का अनुभव होता है और खट्टा स्वाद के आगे के साइड में खारा, जो कि टंग के थोड़े पीछे वाले भाग में वहां खारा स्वाद का अनुभव होता है और जो मीठा स्वाद का अनुभव है वो बिल्कुल जीभ के आगे वाले भाग में होता है। तो ऐसे स्वाद के अलग अलग जो हम यहाँ पर भाग देख सकते हैं कि जीभ में कौन सी जगह पर किस तरह का स्वाद का अनुभव होता है। तो ये सारी चीजें आप इस जीभ की आकृति से समझ सकते हो। और इस पैराग्राफ के नीचे अगर आपको एक और पैराग्राफ बनाना है तो ये सारे स्ट्रक्चर को आपको और डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, उसका वर्णन फिर से करना होगा, यानी कि स्वाद के अंदर कहाँ आया हुआ है, खारा स्वाद कौन से भाग में पड़ता है, कैसे होता है, और मीठा स्वाद जो है वो जीभ के कौन से भाग में पड़ता है। तो ये सारी बातों का वर्णन जो है वो नीचे करना होगा। तो आपका ये पूरा स्वाद संवेदन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा है, आपको स्वाद संवेदन जो है वो जीभ से होता है वो सारी बातें बतानी है, कैसे होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसके जीभ के सपाटी पर आए हुए जो कण हैं उन कणों को स्वाद कण कहा जाता है और जिनकी वजह से ही हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। फिर स्वाद का अनुभव प्रत्यक्ष कैसे होता है, यानी कि वो क्रिया जो है कैसे होती हुई मस्तिष्क तक पहुंचती है, वो सारी बातें लिखनी है। और उसके बाद फिर इसका वर्णन करना है कि स्वाद संवेदन में आए हुए अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र है, जीभ के ऊपर आए हुए अलग अलग भाग हैं जहाँ पर स्वाद का केंद्र अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो खट्टा स्वाद कहाँ से होता है, कड़वा स्वाद कहाँ से होता है, खारा स्वाद, मीठा स्वाद, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वाद जो है हम इस क्षेत्र में देख सकते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा स्वाद का भाग, ये हो गया हमारे संवेदन के दो प्रकार। अब अभी तक हमने दृष्टि संवेदन, श्राव्य संवेदन, गंध संवेदन और स्वाद संवेदन, ऐसे 4 संवेदन के प्रकारों को देख लिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारे संवेदन के प्रकार हैं, ये सारे संवेदन के प्रकार एक व्यक्ति को सामान्य व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं, उसका सामान्य व्यवहार को शो करते हैं। अगर मानो कि आपका टेस्ट में अगर किसी प्रकार का बिगाड़ हो गया, आपको कड़वी चीज़ अगर मीठी लगने लग गई तो भी आपका असामान्य व्यवहार हो सकता है। और वो कैसे होगा, जीभ के जो केंद्र है, जिस केंद्र स्थान पर जिस तरह का स्वाद का अनुभव होना चाहिए उसमें बदलाव हो सकता है। और उस बदलाव की वजह से अगर कोई चीज़ अच्छी है, मीठी है और मीठी चीज़ आपको खट्टी लगती है या फिर कुछ है तो भी आपका शारीरिक कुछ बदलाव है। तो इस तरह के बदलाव हो सकते हैं और संवेदन में इस तरह के बदलाव होने की वजह से बहुत बार व्यक्ति का व्यवहार असामान्य की ओर देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने ये जो प्रकार देखा है गंध संवेदन, गंध संवेदन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर गंध नहीं होती है, जहाँ पर किसी भी तरह की गंध नहीं होती है के बावजूद उन्हें अलग अलग प्रकार के गंध का अनुभव होता है। तो ये कैसे होता है, वो सारी बातें हमें मनोवैज्ञानिक रूप से देखने को मिलती है। बहुत बार कुछ लोगों को इत्र की गंध आती रहती है, बोलते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हालांकि वहाँ पर ऐसी कोई खुशबू होती ही नहीं है। तो ये सब जो है कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर व्यक्ति का व्यवहार असामान्य तौर की ओर चला जाए तो फिर ऐसा होना संभव है। और इसको हम साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी समस्या भी मानते हैं कि ऐसा किसी में ना हो सकता है किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में, किसी के इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो जाए, लेकिन अगर किसी के मेंटली अगर इलनेस आ जाए तो फिर वो और बड़ी समस्या है। तो ये स्वाद संवेदन होना या फिर गंध संवेदन होना या फिर दृष्टि संवेदन होना, ये सारे संवेदनों के प्रकार जो है आपको ऐसे ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति किस तरह से असामान्यता की ओर जा सकता है, ये सारी चीज़ों को एक प्रकार से गाइड करता हुआ एक भाग होता है। तो सभी को ये अपने आप को रियलाइज़ भी किया जा सकता है कि मेरा जो है संवेदन किस तरह से चल रहा है। ऐसे आप खुद भी सोच सकते हो इसके ऊपर। इसलिए ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी बात है। हम खुद अपने आप के ऊपर भी रियलाइज कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है।
हमारे व्यवहार में कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही है, ये हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप एक एक पहलू को पढ़ते पढ़ते अनेक पहलू पढ़ लेते हैं, और उन अनेक पहलुओं को पढ़ने के बाद आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो कि आपसे लाइफ में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है। ये सारी बातें आपको सिखाती है। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल से दिखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के व्यवहार के लिए भी बहुत सारे उपयोगी है। तो मैं मानता हूँ कि आज जो है जितना चाहिए था उतना